तो बेटा आज मेनली हमारे मास एनर्जी रिलेशन के हैं, पावर के हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, टारगेट सुन लो। अब की बार आज और कल में मैक्सिमम न्यूमेरिकल निपटा दूंगा, जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। परसों को एक तो सॉल्व आप कल तक कर लो, परसों मुझे सॉल्व और कंसेप्चुअल के डाउट भेज देना, और जो बच जाएंगे एक आध न्यूमेरिकल वो परसों ले लेंगे। यानी कि हमारा ये समझ लो 7, 8 और 9 3 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। 10 तारीख को आपका टेस्ट होगा। इस बार शनिवार को नहीं ले पाया था। 10 तारीख को आपका टेस्ट होगा और 11 तारीख से फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया। याद रखना 10 तारीख को आपका टेस्ट है। तो मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला बताया था, E = mc²। क्वेश्चन नंबर 27, about 4 × 10⁹ kg mass, 4 × 10⁹ kg mass is converted into energy in sun in 1 second। हर 1 सेकेंड में इतना मास एनर्जी में बदल जाता है और बाहर निकल जाता है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द पावर आउटपुट। तो स्पीड ऑफ लाइट ना दी हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यही रहेगी। तो पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां पर कितनी एनर्जी बन रही है हर सेकंड? 1 सेकंड में बनने वाली एनर्जी कहलाती है पावर आउटपुट और 1 सेकंड में कंज्यूम होने वाली एनर्जी कहलाती है पावर इनपुट। तो क्योंकि ये एनर्जी इमिट कर देता है सन, तो इसे पावर आउटपुट बोलेंगे। तो कितनी एनर्जी आउट करता है? तो जवाब है mc² और टाइम t। अब 1 सेकंड में जितना मास इसने कंज्यूम किया वो यहां रख दीजिएगा। लाइट की स्पीड c² में रख दीजिएगा। टाइम 1 सेकंड है, रख दीजिएगा। सबको सॉल्व करके पावर आउटपुट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 28, शो दैट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट को यदि हम एनर्जी में बदले तो कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी? मैं आपको बताऊं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक छोटी यूनिट है एनर्जी की, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। इतने जूल 1 MeV कहलाते हैं। तो वो कह रहे हैं 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट को यदि एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो कितनी एनर्जी बनेगी? तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं 1 AMU होता क्या है वो बता दूं। शायद मैंने बहुत पहले तुम्हें कभी बताई थी क्वार्क थ्योरी। पहले एक बार क्लियर करो, क्या क्वार्क थ्योरी मैंने कभी बताई है अभी या नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो मैं आपको, क्योंकि देखो बेटा तभी मैंने 3 दिन करे। चाहता तो दौड़ भाग लगा के कल तक चैप्टर खत्म कर दूं, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, टाइम की कोई शॉर्टेज तो है नहीं। तो 1 AMU क्या है, इसे आप बड़े गौर से समझिए। मेरे सेंटेंस को गौर से सुनना। प्रोटॉन हर समय प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन हर समय न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन है। नहीं समझ में आया? इसके ऊपर डिटेल में थ्योरी सिर्फ एक बुक में ढंग से दी हुई है, वो है HC वर्मा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बुक देखने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटा दुनिया बनी है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से, एटम बने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं? ये हमारे साइंटिस्ट के सामने बहुत जबरदस्त सवाल था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं। टॉपिक का नाम है क्वार्क थ्योरी। तो हमारे को पता चला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं क्वार्क से। ध्यान से सुन रहे हो? जिस तरह से पूरा यूनिवर्स बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से, एटम्स बने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं? तो जवाब है क्वार्क से। 2 तरह के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क
और डाउन क्वार्क। अब क्वार्क का सिंबल होता है +2e/3, डाउन क्वार्क का सिंबल होता है -1e/3, मतलब चार्ज। अब क्वार्क का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 लेकिन पॉजिटिव, और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 लेकिन नेगेटिव, -1e/3। अब क्वार्क का सिंबल है ऊपर की तरफ एरो, डाउन क्वार्क का सिंबल है नीचे की तरफ एरो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या अंतर है? जो न्यूट्रॉन है उसके अंदर जितने अप क्वार्क होते हैं उसके दुगने डाउन क्वार्क होते हैं। जितने अप क्वार्क होते हैं उसके डबल डाउन क्वार्क होते हैं। यानी कि यदि यहां पर n अप क्वार्क है तो 2n डाउन क्वार्क है। एक अप क्वार्क का चार्ज दो डाउन क्वार्क के चार्ज से कैंसिल हो जाता है भाई, दो डाउन क्वार्क का चार्ज -2e/3, एक अप क्वार्क का चार्ज 2 + 2e/3। तो यहां पर n अप क्वार्क का चार्ज क्या होगा? जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। n अप क्वार्क का चार्ज क्या होगा? n × +2e/3। और 2n डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होगा? 2n × -1e/3। तो टोटल चार्ज न्यूट्रॉन का कितना होगा? 0। इसीलिए न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है बेटा, ये लाखों अप क्वार्क होते हैं, बस जितने अप क्वार्क होते हैं पूरे दुगने डाउन क्वार्क होते हैं, पूरे डबल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। फिर इसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन में जितने अप क्वार्क होते हैं, अब मैं तो लाखों में नहीं बना सकता, मैं तो 2 ही 4 बना सकता हूं, उसके दुगने डाउन क्वार्क होते हैं। नहीं, फिर तो वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। दुगने से 3 कम डाउन क्वार्क होते हैं, यानी कि n अप क्वार्क है तो 2n - 3 डाउन क्वार्क है। n अप क्वार्क है तो दुगने से 3 कम, डबल से 3 लेस डाउन क्वार्क है। यदि डबल होते तो फिर तो ये न्यूट्रल हो जाता, लेकिन नेगेटिव चार्ज कुछ कम है, तो ये इसका चार्ज कितना आएगा? n अप क्वार्क का चार्ज +2e/3, 2n - 3 डाउन क्वार्क का चार्ज यानी -1e/3। यदि आप इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करोगे, अपने आप कर लेना ब्रैकेट खोल के, तो प्लस ही आएगा। प्लस ही यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज। तभी तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन वो 3 डाउन क्वार्क हैं बस। इलेक्ट्रॉन में और कुछ नहीं, 3 डाउन क्वार्क हैं। 3 डाउन क्वार्क, अब बताओ, एक डाउन क्वार्क का चार्ज -1e/3, 3 डाउन क्वार्क का चार्ज -e। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है -e। अब इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के बन सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। 2 अप मतलब n अप, 2n - 3 डाउन। गौर से सुन रहे हो? प्रोटॉन है n अप, 2n - 3 डाउन। ये एरो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को दिखा रहे हैं। प्रोटॉन है n अप +2n - 3 डाउन क्वार्क, प्लस जब इसमें इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 3 डाउन क्वार्क मिल गए, 3 डाउन क्वार्क। यदि इसे सॉल्व करते हो तो n अप +2n डाउन, लेकिन n अप
और 2n डाउन तो न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब बेटा न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। यदि न्यूट्रॉन में से, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। यदि न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 3 डाउन क्वार्क निकल जाए, न्यूट्रॉन में से 3 डाउन क्वार्क निकल जाए, तो क्या बचेगा, n अप 2n-3 डाउन जो कि प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रोटॉन मिलता है, या प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो न्यूट्रॉन बन जाता है। यदि इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया यानी 3 डाउन क्वार्क और मिल गए, अभी है n अप 2n-3 डाउन। यदि इसे +3 डाउन क्वार्क और दे दें तो 2n-3 में +3 और हो जाए तो बस 2n डाउन क्वार्क हो जाएंगे। तो क्या समझे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? तो जवाब है प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वही न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वही प्रोटॉन है। अब हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि एटम के अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है। हल्का सा भारी। कितना मास होता है रटने की जरूरत नहीं, जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये दिया जाएगा। अब किसी एटम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए किसी एटम में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन है। उदाहरण दे रहा हूं, यहां है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मतलब n अप 2n-3 डाउन, n अप 2n-3 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन में n अप 2n डाउन, n अप 2n डाउन। अब यहां पर अंदर डाउन क्वार्क फेंकते रहते हैं। ये न्यूट्रॉन अपने 3 डाउन क्वार्क इस पे फेंक देगा, किसी पे भी फेंक देगा। यदि इसने 3 डाउन क्वार्क ऊपर फेंक दिए तो इसमें रह जाएंगे 2n-3 डाउन, और तब ये बन जाएगा प्रोटॉन। और 3 डाउन क्वार्क इसके ऊपर फेंक दिए, 2n-3 को +3 डाउन क्वार्क और मिल गए, तो ये बन जाएगा 2n डाउन, यानी कि ये बन जाएगा न्यूट्रॉन। है अभी भी 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, लेकिन इसने रूप बदल दिया। पहले न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन बन गया। ये प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन बन गया। न्यूक्लियस के अंदर टोटल काउंट करोगे तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अब क्या हुआ, इसने अपने 3 डाउन क्वार्क इस पे फेंक दिए, तो ये हो गया 2n-3 डाउन क्वार्क, और 3 इसे मिल गए तो 2n डाउन क्वार्क। अब यदि ये 2n-3 डाउन क्वार्क बन गया तो ये प्रोटॉन बन गया, और यहां पे 2n डाउन क्वार्क आ गए तो ये न्यूट्रॉन बन गया। है अभी भी न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन 2, लेकिन जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में बदल गया, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया। ये सिलसिला चलता रहता है। कोई भी पार्टिकल, जैसे हम इसे देखते हैं, लगभग 1 सेकंड में 5 से 10,000 बार अपना रूप बदलता है। प्रोटॉन बन जाएगा, फिर न्यूट्रॉन बन जाएगा, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। परमानेंट प्रोटॉन नहीं होता, परमानेंट न्यूट्रॉन नहीं होता। अब यदि कि हम कल को ऐसा माइक्रोस्कोप बना सकें कि न्यूक्लियस के अंदर देख सकें, तो भी हम ये नहीं कह पाएंगे इट इज प्रोटॉन, क्योंकि जितना देर में बोलोगे इट इज प्रोटॉन, कम से कम 1 सेकंड तो लगेगा। उतनी देर में ये 5 से 10,000 बार प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदल चुका होगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदल चुका होगा। कभी इस पर प्रोटॉन का मास होता है, कभी इस पर न्यूट्रॉन का मास होता है।
कभी ये भारी हो जाता है, जब ये न्यूट्रॉन बन जाता है तो थोड़ा भारी हो गया, और कभी ये हल्का हो जाता है, प्रोटॉन बन गया जब। तो मास बढ़ता घटता रहता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका मास बढ़ता घटता रहता है। तो अब हमारे साइंटिस्ट कहें तो क्या कहें, क्या हम कह सकते हैं इट इज प्रोटॉन? इतना बोलने के बीच में ये हजारों बार न्यूट्रॉन बन चुका होगा। क्या हम कह सकते हैं इट इज न्यूट्रॉन? इतना कहने के बीच में ये हजारों बार प्रोटॉन में भी बदल चुका होगा, न्यूट्रॉन में भी। तो अब हमारे साइंटिस्ट ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहना बंद कर दिया है हायर क्लासेस में। ना कोई प्रोटॉन है, ना कोई न्यूट्रॉन है। जो भी न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियॉन है। ये भी न्यूक्लियॉन है, ये भी न्यूक्लियॉन है, ये भी न्यूक्लियॉन है, और ये भी न्यूक्लियॉन है। एक न्यूक्लियॉन के मास को कहा जाता है 1 AMU, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। कई बार इसे सिर्फ 1 U लिख देते हैं। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है? AMU लिखा हुआ है। तो ये 1 AMU इसका मास है। अब इसका मास कितना लिया जाए? तो मेरे बेटा एक बात बता, यदि मेरा मास आज 70 किलो, कल 80 किलो, कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, परसों 70 किलो, अगले दिन 80 किलो, अगले दिन 70 किलो, अगले दिन 80 किलो, मेरे से कोई पूछे सर आपका मास क्या है, तो मैं उनका एवरेज बता दूंगा 75 किलो। अब इसका मास, कभी प्रोटॉन का मास, कभी न्यूट्रॉन का मास, फिर प्रोटॉन का मास, फिर न्यूट्रॉन का मास। जब प्रोटॉन बन गया तो MP, मास ऑफ प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन बन गया तो Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने, कोई पूछे कि इस न्यूक्लियॉन का मास क्या है, ना MP ना Mn, इनका एवरेज, ये जो एवरेज है यही कहलाता है 1 AMU। 1 AMU केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा कि कार्बन के मास का 1/12, कार्बन के न्यूक्लियस के मास का 1/12 होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, या नाइट्रोजन के मास का 1/14 होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, या ऑक्सीजन के मास का 1/16 होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी से डिफाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इन एटम में खास बात थी। कार्बन का सिंबल है 6C12, इसका मास होता है 6 प्रोटॉन्स का मास और 6 न्यूट्रॉन्स का मास, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो जब हम कहते हैं कि 1 AMU कार्बन के मास का 1/12 है, तो यानी 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के 12 से डिवाइड कर दो। यदि आप 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के 1/12 कर दोगे तो MP प्लस Mn/2 ही आएगा, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज ही आएगा। या फिर कभी कभी कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन के मास का 1/14 है। नाइट्रोजन में भी यही खास बात है, 7N14। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। जब हम कहते हैं नाइट्रोजन के मास का 1/14, तो 7MP प्लस 7Mn/14, तो 7 कॉमन आगे कट जाएगा और बचेगा MP प्लस Mn/2। कभी कभी कहा जाता है कि ऑक्सीजन के मास का 1/16 है, तो ऑक्सीजन का सिंबल है 8O16, यानी इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो यदि आप ऑक्सीजन का 1/16 कर रहे हो तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के 1/16 कर रहे हो। 8 कॉमन आकर के 16 से कट जाएगा तो बचेगा O/16, यानी ऑक्सीजन के मास का 1/16। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। 1 AMU क्या है? न्यूक्लियॉन का मास। न्यूक्लियॉन क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर है। क्या न्यूक्लियॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? तो जवाब है वो दोनों है, कभी प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन। एक सेकंड में हजारों बार वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदलता है। तो हमने उसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहना छोड़ दिया है, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन। मेरे ख्याल में आ गया होगा।
तो न्यूक्लियॉन का मास यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज, जिसकी वैल्यू एएमयू की वैल्यू याद कर लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये याद करना है। 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये थ्योरी कहलाती है क्वार्क थ्योरी। मेरे बेटा क्वार्क थ्योरी के ऊपर नोट्स बनाइएगा, और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा ऑन कर रहा हूं। इसकी वीडियो अलग डालूंगा, जिससे कभी क्वार्क थ्योरी रिवाइज करनी हो तो आपको ढूंढना ना पड़े। बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करना है।